नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 से 12वीं के लिए लगती है। इस पुस्तक को हम शुरू करने जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुट अप होते हैं। तो आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं। कि आप देख लीजिए, इसका कवर पेज ये इस तरह का है। इसको हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इसकी जो विषय सूची है उसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखिए देखिए पहला जो लेसन है, जो पहला पार्ट है इस अध्याय में, इस बुक में, वो है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है, क्वेश्चन इनमें से भी आ जाते हैं और इनको कई विद्यार्थी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो है वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड। तीसरा जो है वो है शब्द विचार। शब्द विचार की जो पहला पार्ट है, पहला जो खंड है, उसमें है उत्पत्ति के आधार पर परिभाषा आ जाएगी, प्रकार आ जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, फिर आता है रचना के आधार पर, फिर आता है प्रयोग के आधार पर, फिर आता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, फिर जो इसका चौथा जो पार्ट है, लेसन है, उसमें है शब्द विचार, जिसमें विकारी और अविकारी आ जाएंगे। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना हम हिंदी को आसान समझते हैं, जितना हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उतना ये होता नहीं है। ठीक है, पांचवा जो इसका पार्ट है वो पद परिचय है। छठा है शब्द शक्तियाँ। सातवां है शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। फिर आठवां जो पार्ट आता है वो इसका आता है संधि, जिसमें इसके अर्थ और प्रकार आ जाते हैं। फिर समास, इसमें इसके अर्थ और प्रकार आ जाते हैं। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, तथ्य, जिसको हम भूल जाते हैं, वो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी और इस बुक में बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक है, फिर 11वां जो है इसका लेसन वो है वाक्य विचार, फिर है अर्थ विचार। ठीक है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द आ जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाते हैं, समानार्थी शब्द आ जाते हैं। और इसका जो 13वां पार्ट है वो है विराम चिन्ह। फिर इसका जो 14th है वो है शुद्धिकरण, जिसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। 15th जो है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और 16th है अलंकार, जिसमें अर्थ और प्रकार, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनके उदाहरण तथा विरोधाभास। ठीक है, 17वें में पत्र तथा कार्यालय अभिलेखन। ये हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो और किसी के लिए ना हो, तो हम फिर नीचे आप देख ही रहे, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, निबंध, अपठित, परिशिष्ट। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज मैं बहुत बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, पहले लेसन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला अध्याय है वो है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है। आप जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे से, जो भी मानव है, वो संप्रेषण कर पाते हैं। ठीक है, इस माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से। ठीक है, और वह माध्यम है भाषा। क्या माध्यम है, क्या सोर्स है जब एक दूसरे के विचारों को भी समझ पाते हैं? एक ही सोर्स है, भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। देखिए, अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो समाज कैसे बनेगा? तो हमारा जो आधार है, हम मनुष्य ही हैं, इस समाज का आधार जो है वो मनुष्य है। ठीक है, समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है,
किस चीज़ का प्रयोग करता है वो? देखिए, उसके पास अपने विचार होते हैं, भावना होती है, संदेश होता है, सूचना होता है, ठीक है? हम एक दूसरे को जो अपने विचार, भावनाएँ, संदेश, सूचना जो अभिव्यक्त करते हैं ना, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ माध्यम होता है भाषा। वह वह यह भाषा चाहे संकेत भाषा ही क्यों ना हो। देखिए, आप जानते ही हैं कि हम संकेत भाषा से भी अब बात करते हैं। तो अगर ये संकेत भाषा भी होती, यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, ठीक है? हम इसको संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को, या फिर एक मानक भाषा का सहारा लेकर प्रयोग करके भी हम अपने संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को लगातार जारी रख सकते हैं, ठीक है? भाषा अगर संकेत है, संकेत भाषा भी है ना, तो उसमें भी हम ये देखते हैं कोई भी अगर सिंबल है तो वो कैसे बनाया गया, भाषा के माध्यम से ही बनाया गया, हम समझ जाते हैं। अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या बाहर जाते हैं, किसी भी तरह का हम बोर्ड जब देखते हैं उसमें संकेत होता है कि आपको इस साइड से जाना है या इस साइड से नहीं जाना, उसके माध्यम से भी हम समझ जाते हैं। मानक भाषा है, हम समझ जाते हैं, मानक भाषा को देखकर हम समझ जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव व विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं, ठीक है? संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेकों भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं हैं तथा अनेक प्रकार की बोलियां हैं, ठीक है? भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है, ठीक है? ये इन भाषाओं से, अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं। आप थोड़ा सा रास्ता आगे बढ़ते हैं, आपको एक अलग ही बोली, अलग ही भाषा देखने को मिलती है। तो जो हमारा भारत है वो भाषाओं से मिलकर बना है, ठीक है? राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं, सभी जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। देखिए, संस्कृत है ना, जो संस्कृत भाषा है वो हमारी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है, ठीक है? सूत्र भाषा है। तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है? राजभाषा है हमारी, कौन सी? हिंदी है, जिसमें हम इसमें राज कार्य करते हैं, ठीक है? भाषा के दो प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के दो प्रकार हैं। पहला जो है वो है मौखिक और दूसरा जो है लिखित। ये पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं। हम सभी को ज्ञात है, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भाषा के सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। पहले में तो हम जैसे हम लोग, जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ आपसे, है ना, वो तो हो गई चलो मौखिक भाषा जिसमें हम बातचीत करते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम लिख कर अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, किसके द्वारा? बातचीत के द्वारा। मौखिक भाषा जो है वो बातचीत के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है? भाषणों, उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में ली जाती है, लिख कर लेते हैं, और मौखिक में हम बातचीत करके लेते हैं, ठीक है? यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार एवं चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, ठीक है? ज़रा मतलब इमेजिन आप लोग करके देखिए, अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी कैसे चलेगा? कैसे हम अपने विचार दूसरे को बता पाएंगे? कैसे हम बोलेंगे? कैसे हम अपने संबंधों को अच्छा कर पाएंगे? नहीं है ना पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भाषा की ज़रूरत होती है, ठीक है?
चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जो हमेशा एक सी नहीं रहती है, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध, देखिए रागात्मक संबंध, हम एक दूसरे से संबंध जो हमारे हैं, हम अगर हमें अभिव्यक्ति दिखानी है कि भाई हमें प्रेम है, हमें घृणा है, हमें गुस्सा आ रहा है या फिर कोई भी तरह की चीज़ है, तो हम भाषा के माध्यम से ही उसको पूर्ण कर पाते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। कोई भी एक सभ्य समाज है, ठीक है, उसकी जो आधार होगा, हम कहेंगे जी विकसित भाषा है वहाँ की, ठीक है, पूरा अच्छी भाषा है वहाँ पर, उसे हम सभ्य समाज बोलते हैं। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती है। देखिए ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि क्या भाषा स्थायी होती है, तो मैं कहूँगी कि जी नहीं, भाषा स्थायी नहीं होती है, उसमें दूसरी भाषाओं के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होता रहता है। ये तो देखिए बहुत कॉमन सी बात है, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं, अगर उससे थोड़ा सा, अगर जो भी हमारा स्टेट है उससे टच होता वो कोई भी स्टेट है ना, तो हमारी भाषा थोड़ी सी उससे मिलती जुलती ही होती है, ठीक है। सपोज़ दैट कि अगर राजस्थान में हैं हम लोग, तो राजस्थान के पास जो मध्य प्रदेश आता है, पंजाब आता है, जितनी भी सीमाएं उसको छूती हैं, गुजरात आता है, जितनी भी सीमाएं छूती हैं, तो वो भाषाओं का असर राजस्थान की भाषाओं में देखने को भी मिल जाता है। तो यही बात है कि भाषा किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की कोई स्थायी नहीं है, उसमें दूसरी भाषाओं के लोगों के संपर्क से आने से परिवर्तन होते ही हैं, ठीक है, ये समझिए बात को। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अब देखिए भाषा में ऐसा परिवर्तन नहीं जो अचानक हो गया, आज मैंने ये बोला और कल सभी लोग उस भाषा को बोलने लग जाएंगे, नहीं, ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, कई कई वर्षों तक इसका समय चलता है, ठीक है। और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। ये सारे जो परिवर्तन आते हैं ना, इसके कारण बहुत सी भाषाएं जन्म लेती है, ठीक है, आपस में मिलकर बहुत सी भाषाएं जन्म लेती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये वाला आप, ये ना जो सीक्वेंस है इसका, ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। ये वाला जो क्रम है, आप इस क्रम को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके थे कि दो प्रकार की जो भाषाएं होती है, एक तो मौखिक और एक लिखित, वही है सब, ठीक है। मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब हमें कुछ लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि ये जब हम देखते हैं तो उसमें हमें लिखा हुआ टर्म मिलता है, ठीक है, लिखी हुई भाषा मिलती है। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि जो विचार है हम डायरी में लिख रहे होते हैं, तो अगर हमें विचारों का संग्रह भी करना होता है ना, तो हम वो लिखित भाषा में ही करते हैं, ठीक है, लिख कर ही करते हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दो भेद हैं भाषा के। कितने भेद हैं साहब? दो भेद हैं, ठीक है, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित, ठीक है। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। ये प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है।
जबकि लिखित भाषा की वर्तनी तथा उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आपने ये देखा होगा कि वो वहाँ पर रहता उस जिस भी परिवार में वो रह रहा है, वो अपने बड़ों को देखता है, माता पिता को देखता है, भाई बहनों को देखता है, परिवार के जितने भी लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है, उसी तरह की भाषाओं को वो ग्रहण करता चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है। वो भाषा को, उसी तरह की भाषा को क्या करता है, खुद ब खुद ग्रहण करने लग जाता है। ठीक है, उसको कोई तुरंत ही पैदा होते ही 2 साल बाद, 1.5 साल बाद स्कूल नहीं भेजा जाता है। वो तुरंत धीरे धीरे बोलना सीखता है। क्यों बोलना सीखता है? क्योंकि वो जो उसके परिवार में जो बातचीत हो रही है उनको वो कानों से ग्रहण करता है, सेंसेस के द्वारा सुनता है, समझता है। उसको पता है गुस्सा करना क्या होता है, उसको पता है हंसना क्या होता है। वो हर एक चीज़ को बड़ा अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, दूध चाहिए तो वो एक अलग ही बात करेगा, पानी चाहिए तो वो अलग तरीके के टर्म यूज़ करेगा, जैसे उसको सिखाया जाता है। ठीक है, तो वो तो हुई हमारी एक मौखिक भाषा। ठीक है, समाज के संपर्क में, परिवार के संपर्क में जब बालक जन्म ले लेता है, उसके बाद में वो परस्पर संप्रेषण व्यवहार, जैसे माता पिता बच्चे से बात कर रहे होते हैं, उस संप्रेषण के माध्यम से वो स्वाभाविक रूप से, ठीक है, एकदम स्वाभाविक, एकदम नेचुरल तरीके से वो सीख रहा होता है। वो होती है मौखिक भाषा, बातचीत वाली भाषा, जो हमें परिवार से, समाज से, विद्यालय से, यहाँ से मिलती है। ठीक है, विद्यालय से तो खैर हमें लिखित ही भाषा मिलेगी, है ना। तो परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है बालक, और आसपास के पास पड़ोस से सीखता है। ठीक है, जबकि जो लिखित भाषा होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक वर्तनी होती है, स्पेलिंग्स होती हैं, उसी के अनुरूप उच्चारण करता है वो। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको प्रयत्न से सीखता है वो। देखिए, मौखिक भाषा तो स्वाभाविक है, लिखित भाषा को वो प्रयत्न से सीखता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि मौखिक भाषा जो है वो तो स्वाभाविक, लोगों को देख देख कर, सुन सुन कर, समझ समझ कर वो सीख रहा है। लेकिन यहाँ पर जब वो लिखित भाषा सीखता है तो वो उसमें प्रयत्न पूर्वक सीखता है, उसको अपने एफर्ट्स लगाने होते हैं, अपना समझ, अपनी जो ध्यान होता है, अपना दिमाग होता है, वो उसको लगाना होता है। तो प्रयत्न के माध्यम से सीखता है लिखित भाषा, और मौखिक भाषा स्वाभाविक रूप से ही उसको समाज द्वारा, परिवार द्वारा, उनके संपर्क द्वारा, संप्रेषण व्यवहार द्वारा अपने आप स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से आ जाती है। ठीक है, स्वाभाविक आप समझ रहे हैं, यानी कि नेचुरल, जिसमें हमें अपने कोई एफर्ट लगाने नहीं पड़ रहे हैं, एफर्ट्स लगाने बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हैं, वो अपने आप हमें समझ आती हैं। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं भाषा और बोली। भाषा और बोली के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक सीमित क्षेत्र, क्या बोला गया, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। समझ रहे हो आप? एक सीमित क्षेत्र है, बहुत वृहत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ब्रॉड नहीं है, कैसा है, सीमित है। अब उस सीमित क्षेत्र में जो बोली जा रही है ना भाषा, वो स्थानीय रूप से बोली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोली, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। ठीक है, या तो उसे हम बोली कह देते हैं या हम उसे उपभाषा कह देते हैं। कहा गया है, ये ध्यान देना, कहा गया है कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। यानी कि हर एक कोस पर जैसे पानी बदलता है ना, हम कभी कभी कहते हैं यहाँ का पानी कैसा है, उसी तरह से हर 5 कोस पर वाणी भी बदलती है, लैंग्वेज, भाषा भी बदलती है, बोली भी बदलती है। ठीक है, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल। देखिए,
समझिए इन बातों को। हमने पहले तो बोला उसको सीमित, फिर बोला उस अविकसित। अविकसित वो है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है, जो डेवलप नहीं हुआ है। आम बोलचाल, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, आस पड़ोस के लोगों से आम बोलचाल में बातचीत करते हैं, वो वाला जो रूप होता है ना, उसे बोली कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, उसे बोली कहते हैं, जिसमें उसका एक तो क्षेत्र सीमित होता है, अविकसित होता है, कोई विकसित नहीं हुआ है, आम बोलचाल की भाषा है, वो बोली है। ठीक है, क्या है वो? बोली है। हाँ, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है तथा जिसका व्याकरण भी नहीं होता। भाई, जिसमें हम ना तो कोई साहित्य रच रहे हैं और ना उसका कोई अपना ग्रामर है, कोई अपना व्याकरण है, कुछ भी नहीं है, शब्दकोश भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये बोली है। ये क्या है? बोली है। जबकि भाषा, अब देखो बोली तो हो गया, अब हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान रखना, और जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में। ठीक है, ये तो क्या है? भाषा। ठीक है, ये क्या है साहब? ये है बोली। ठीक है, अगर विस्तृत क्षेत्र की बात की जाएगी तो भाषा, और अगर सीमित क्षेत्र के लिए बात की जाएगी तो बोली। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से होगा। उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। भाई, बोली का अपना कोई व्याकरण और शब्दकोश नहीं था, बोली का कोई अपना व्याकरण और शब्दकोश नहीं था, लेकिन भाषा का अपना व्याकरण भी है, शब्दकोश भी है, उसमें साहित्य भी रचा जाएगा, और वो उसका क्षेत्र भी विस्तृत है। जबकि बोली का सीमित क्षेत्र है, अविकसित क्षेत्र है, आम बोलचाल की भाषा है, ना तो अपना कोई शब्दकोश है, ना व्याकरण है, और ना ही कोई साहित्य रचा जा रहा है। ठीक है, किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, सीमित से अगर वो विस्तृत में परिवर्तन हो रहा है ना, अविकसित से अगर वो विकसित में परिवर्तन होने लग रहा है, अगर उसमें साहित्य रचा जाने लग रहा है, तब वो धीरे धीरे भाषा बनने के कगार पर होती है, वो भाषा बनने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका अपना व्याकरण हो जाता है, उसका जो क्षेत्र है वो सीमित से विस्तृत की ओर जाने लग जाता है, उसका अपना साहित्य रचा जाने लग जाता है, तब तब वो भाषा बनती है। उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। इसलिए अगर हम बोली को भाषा में अगर कन्वर्ट करते तो उसमें ये शर्तें होनी चाहिए कि उसका अपना एक व्याकरण हो, वो विकसित हो, उसका क्षेत्र जो विस्तृत हो, उसमें साहित्य रचा जाना चाहिए, उसका अपना एक शब्दकोश, शब्दकोश समझ रहे हैं? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। होप जो मैं आपको समझा रही हूँ वो सब समझ में आ रहा है। बाकी कल जब बात करेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हिंदी की बोलियाँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसको आज तो नहीं कराऊंगी, कल नए तरीके से इसमें हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये पुस्तक वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है।